Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. My name is Rifa Jahan and welcome to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cell. So today the topic of our discussion is plasma membrane. So we will talk about the structure, the composition, different models and also the function of plasma membrane in our today's lecture video. So move on करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में हमें किन किन जो है वो सब टॉपिक्स को डिस्कस करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू एंड देन फिर हम इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अकरेंस कहाँ है, कहाँ वो सेल मेम्ब्रेन में जो है वो पहले प्लांट सेल में कहाँ मौजूद होती है और एनिमल सेल्स में जो है वो कहाँ मौजूद होती है। फिर हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे कि इनके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में किन किन चीज़ों को देखा गया एंड देन हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर वाइज इनके जो दो डिफरेंट मॉडल्स आपकी बुक में मेंशन है हम वो लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी हम बात करते हैं, इसकी अकरेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं हम कंपैरिजन करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ मौजूद होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो बेटा एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इसकी अकरेंस यही है कि एनिमल सेल की जो बाहर वाली सबसे आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें या फिर हम बात करें कि प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, फंगल सेल हो गए जिसमें जो है वो सेल वॉल देखी गई। तो अगर हम उन प्लांट सेल्स या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में इसकी अकरेंस की बात करें तो बेटा सेल वॉल के बिल्कुल जो सेकंड लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकरेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद अगर मैं आपको रीड आउट करके मजीद बताऊं तो आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स या फिर आप कह सकते हैं कि एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें ये सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगल सेल जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है। उन सेल्स में ये सेकेंड नंबर पर जो लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बेटा इसका डिस्कस करना है कि केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी जो है वो चीज़ें देखी गई। अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नंबर 1 प्रोटीन देखी गई, लिपिड्स इसमें मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल की जो है वो ट्रेस अमाउंट देखी जाती है। अब हम इसके साथ साथ इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो बेटा केमिकली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% प्रोटीन्स। अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो केमिकल कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसमें 60 to 80% बेटा प्रोटीन्स की अमाउंट मौजूद होती है। और अगर हम लिपिड्स की बात करें तो बेटा 20 to 40% जो है वो लिपिड मौजूद होती है। किसमें मौजूद होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। उसके अलावा कह रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रेजेंट, के इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो ट्रेस अमाउंट में इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। चलें जी मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहाँ देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। और स्ट्रक्चर में जो है वो हम डिफरेंट 2 मॉडल जो है वो आपकी बुक में डिस्कस किए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा फॉलोइंग आर द 2 मॉडल्स विच एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए और उन मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। हम देखेंगे कि जितनी हमने पीछे केमिकल कंपोजिशन की बात की, लाइक हमने बात की प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, उनकी अरेंजमेंट एक्चुअली इस मॉडल के थ्रू हम जो है वो देखेंगे कि जिस साइंटिस्ट ने हमें जो डिस्कवरी या जिस तरह की वर्किंग दी अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके मुताबिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का और लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन में कैसी देखी गई वो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं फिर हम रीड आउट करते हैं। बेटा अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो उनके मुताबिक ये था, उस साइंटिस्ट कहते थे कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो ऐसा है कि जो 2 प्रोटीन्स की जो लेयर है उनके दरमियान जो है वो लिपिड की जो है वो लेयर एम्बेडेड है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो डबल जो है वो लिपिड बाई लेयर के ऑपोजिट साइड पे दोनों जगह मौजूद होती है। अब हम इसके साथ साथ इसकी रीड आउट करते हैं और वो जो प्रोटीन देखी गई अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तो उसके मुताबिक जो प्रोटीन की लेयर है वो कॉन्टिन्यूस लेयर है, कोई जो है वो डिस्टर्बेंस या आप कह सकते हैं नहीं है, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है वो देखी गई इस मॉडल के मुताबिक के ऊपर भी है मेम्ब्रेन प्रोटीन की और प्रोटीन का जो है वो मेम्ब्रेन नीचे भी है।
सो हम रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। देखिए कहते हैं कि सारी की सारी जो है वो मॉडल की वर्किंग या उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको पहले पॉइंट से क्लियर हो गया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको इसकी डायग्राम भी बता दूं, आपने डायग्राम के साथ साथ इस वर्डिंग को समझना है। देखिए कह रहे हैं कि इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि जो दो आपको लिपिड लगी है, जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, ये राउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर, ये लिपिड का है और ये भी लिपिड का है। तो कह रहे हैं कि जो लिपिड बायलेयर मीन टू लेयर्स हैं, उन टू लेयर्स के आप कह सकते हैं ऊपर और नीचे प्रोटीन्स की लेयर है। क्लियर है कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन्स लेयर। ठीक है, अब द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड दैट लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। कहते हैं कि ये मॉडल जो है वो पुराना मॉडल है। जब नई टेक्नोलॉजी आई या न्यूली हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा, डिस्कवर किया, तो उसके मुताबिक हमने ये देखा कि नहीं जी, जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच नहीं है दो प्रोटीन्स के दरमियान, बल्कि इसमें कुछ और चेंजेस देखे गए। वो चेंजेस जो है वो हम अपने नेक्स्ट जो मॉडल है बेटा, फ्लूइड मॉजिक मॉडल, उसमें हम जो है वो डिटेल से देखेंगे। उसमें ये कहेंगे कि जी प्रोटीन की जो लेयर है वो पूरी कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है, बल्कि लिपिड बाइलेयर में ही प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल या तो अटैच है या बेटा उनमें एम्बेडेड है। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमने जो है वो दोनों मॉडल्स में देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आपको पूरी की पूरी तस्वीर से समझ आ जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ और वहाँ हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मॉजिक मॉडल बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको डिटेल से डिस्कस किया है। इस मॉडल के मुताबिक ये था कि जो प्रोटीन की लेयर है ना वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस नहीं होती लिपिड बाइलेयर के इर्द गिर्द, बल्कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल देखे गए कि वो लिपिड लेयर के साथ अटैच है। ये देखिए आप नजर आ रही हैं, ये जो ब्लू कलर की आपको शो किया हुआ डायग्रामेटिकली वो प्रोटीन है। तो कहते हैं या तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड्स के साथ अटैच है या बेटा उन दोनों लेयर्स के दरमियान एम्बेडेड है। ठीक है, इनको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, क्या है वो हम मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि इस मॉडल के मुताबिक जो है वो प्रोटीन की पूरी कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं देखेगी, बल्कि कहीं ना कहीं हमें देखे गए कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल या तो सरफेस के साथ अटैच है लिपिड बाइलेयर के, या तो हमने देखा कि उनके दरमियान एम्बेडेड है। क्लियर हो गया? और ये जो डिस्कवरी हमें फ्लूइड मॉजिक मॉडल के थ्रू हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी मिली, उसने पिछली डिस्कवरी जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसको गलत साबित कर दिया। चलो रीड आउट करते हैं बेटा। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन, कि वो सरफेस पे नहीं मौजूद होती, बल्कि बट इज एम्बेडेड, मतलब कि पूरी की पूरी अंदर धसी होती है इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो लिपिड की बाइलेयर है उसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं घुसी होती है। जैसे हमें ये इंटीग्रल प्रोटीन नजर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बिग मॉलिक्यूल इन अ मोजिक मैनर, की पूरी मोजिक मैनर में ये जो है वो एम्बेडेड है। मोजिक मैनर कहते हैं इरेगुलर वे में, कि पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं देखेगी प्रोटीन्स की, बल्कि हमने देखा कि मोजिक मैनर में अटैचमेंट है। मोजिक मैनर का मतलब इरेगुलर सी जो है वो वे में मॉलिक्यूल जो है वो हमें देखे गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बेटा इसका कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड पार्शियली और कंप्लीटली इनटू टू लेयर ऑफ लिपिड्स, की जो दो लेयर आपको नजर आ रही है येलो, ये जो आप देख सकते हैं ये येलो जो है वो स्ट्रक्चर, ये लिपिड है, ये भी लिपिड है। उन्होंने कहा कि या तो वो कंप्लीटली उसमें जो है वो एम्बेडेड है, जैसे आप ये इंटीग्रल प्रोटीन देख सकते हैं, या वो कह रहे हैं कि उसमें पार्शियली जो है वो एम्बेडेड होते हैं लिपिड की लेयर में। क्लियर है? अच्छा जी, इस मॉडल के मुताबिक तीसरा पॉइंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज्ड पोर्स थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटा ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है, ये प्रोसेस है, वो मैं आपको जब इसके फंक्शन पढ़ाऊंगी तब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझने की बात है, वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में हमें देखा गया कि चार्ज्ड पोर्स होते हैं और वो चार्ज पोर्स जो है वो हेल्प करते हैं मटीरियल की मूवमेंट करवाने में सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस के, वो अंदर की, चाहे वो बाहर से अंदर मूवमेंट हो रही हो किसी भी चीज़ की, या किसी मटीरियल की सेल वॉल से या सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही हो, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो मौजूद चार्ज पोर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो मैं साथ साथ मेंशन कर देती होती हूँ। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिए।
और आई होप आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल गया होगा। इसीलिए मैं जो है वो पूरी डिटेल नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, एक एक लफ्ज़ जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप अगर मेरे नोट्स को उठा के ही आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। चलें जी, यहाँ तक तो हमारे मॉडल जो है वो हमने कम्प्लीटली और डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट बेटा हम मूव ऑन करते हैं हम, और अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है बेटा डिफरेंट। मैंने आपको जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो पीछे वर्ड था, मैंने कहा था कि हम जब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल से इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। बेटा अब कुछ पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस करना है। ये टॉपिक रीड आउट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। बेटा सेल मेम्ब्रेन ने ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन क्या थी, हमने देखा कि एनिमल सेल की जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर उसको हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन। बेटा अब सेल के अंदर और बाहर जब मूवमेंट करवानी होती है मटेरियल की, तो जाहिर है आपको पता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही चीज़ें या तो सेल के अंदर आएंगी या सेल के बाहर आएंगी। तो जाहिर है कि मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मूवमेंट करवाता है मटेरियल्स की इनसाइड या आउट ऑफ साइड ऑफ द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारे का सारा इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन एक ही है और उसको हम डिटेल से जो है वो डिफरेंट वे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बेटा फंक्शन का डिस्कस करते हैं, वो है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती है। अब लफ्ज़ से आप जो है वो समझें, सबसे पहले लफ्ज़ समझें। सिलेक्टिवली का मतलब होता है कि सिलेक्टिव सिर्फ मूवमेंट करवा रहा होता है सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन की जो है ना वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल ऐसे मुंह उठा के हर कोई चीज़ जो है वो सेल के अंदर अलाउ नहीं करता कि आप मूवमेंट कर लें, बल्कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन कि जो सेल मेम्ब्रेन देखेगी कि जिसको जो ज़रूरत होगी सेल के अंदर सिर्फ वही चीज़ें जो है वो उसको अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प आउट करती है। पहला पॉइंट जो है वो रीड करते हैं, कहते हैं कि मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो मेम्ब्रेन है ना सेल मेम्ब्रेन, ये बैरियर के तौर पे एक्ट करती है बेटा सेल के अंदर और सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में। क्लियर हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन दैट परमिट्स सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इज नोन एज डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कहते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस की ही ट्रांसपोर्ट करवाती है। यही वजह है कि हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा हम इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो कि है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रांसपोर्ट मटीरियल की ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल मेम्ब्रेन। अब वो कौन से ट्रांसपोर्ट है, किन किन मटेरियल्स को जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर देती है, जो हमने ऊपर मेंशन भी किया कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम इस पॉइंट पे देखेंगे कि वो सिलेक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था हमने देखा कि लिपिड बायलेयर, तो हम देखेंगे कि जितने भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली जो है वो वहाँ से पास आउट हो जाएंगे। ये इसी तरह इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो सिलेक्टिवली परमिएबल या आप कह सकते हैं सिलेक्टिव मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो नहीं आसानी से पास आउट होता वो कौन से मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा आपकी बुक में मेंशन किया होगा कि वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो आयंस हैं या रेडिकल्स हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इजीली जो है वो पास आउट नहीं करते। इसीलिए हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को जो है वो अंदर से पास आउट करवाते हैं। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट वेज हैं कि हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो है वो मैकेनिज्म देखेंगे, डिफ्यूजन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस कर देंगे। चलें जी हम देखते हैं बेटा। कहते हैं कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो है वो क्रॉस सेल मेम्ब्रेन मोड इजीली। मैंने आपको बता दिया कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस इजीली जो है वो उसको क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें लिपिड बायलेयर देखी गई। यही वजह है कि लिपिड बायलेयर से इजीली जो है वो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो मूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह रहे हैं कि फैटी एसिड हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, ये कुछ ऐसे जो है वो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं जो वहाँ से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि ये नॉन फैसिलिटेटेड जो है वो ट्रांसपोर्ट है। क्यों नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है बेटा? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। उसमें आप देखेंगे कि
मटेरियल को सेल के अंदर जाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, किसी हेल्पर की ज़रूरत होगी जो उनको जो है वो मटेरियल को उठा के जो है वो सेल के अंदर लेके जाएगा, तो वो फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। ये तो आसानी से ट्रांसपोर्ट होगी, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो जितने भी फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको नॉन फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट बेटा जब मैं आपको फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी तब आपको जो है वो पिछली भी मजीद क्लियर हो जाएगी। फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको अभी आइडिया दे दिया कि बेटा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, जैसे मैंने आपको पीछे मेंशन किया वाटर मॉलिक्यूल होता है बेटा, ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, डिफरेंट आयंस हो गए, डिफरेंट रेडिकल्स हो गए, ये इजीली मूव नहीं करते इनसाइड द सेल। अब ना इनको मूव करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत होती है और वो हेल्प इनको प्रोटीन प्रोवाइड करती है। हमने जितनी भी ये जो हमने पीछे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो कश्ती के तौर पे फिर एक्ट करती है। ये मॉलिक्यूल्स आते हैं उन प्रोटीन में बैठते हैं और वो प्रोटीन जो है वो उसको फिर आसानी से सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवाती है और फिर जितना भी मटेरियल है वो सेल के अंदर या बाहर मूव हो सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन जो कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के तौर पर फिर एक्ट करती है और फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट करना बेटा लफा समझे, फैसिलिटेट कहते हैं किसी को हेल्प आउट करना, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आसानी प्रोवाइड करती है प्रोटीन, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो पहले आराम से अंदर मूव नहीं हो पा रहे थे इसके थ्रू जो है वो आसानी से मूव आउट या इन हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि द मोलिक्यूल्स या द मूवमेंट ऑफ आयोनिक मटेरियल लाइक वाटर मोलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, रेडिकल इज कैरिड क्रॉस द मेम्ब्रेन ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स जो कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, इसी वजह से हम इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो पहले हमने बात की थी फैट सोल्यूबल जितने भी ट्रांसपोर्ट थी या फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस थे वो नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की जो है वो जुमरे में आ जाती है। नेक्स्ट बेटा हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म देख रहे हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो पॉइंट रीड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है। बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि एक्टिवली जो है वो मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स की अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो है वो हम मूवमेंट देखेंगे और वो मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है बेटा। लेकिन उसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी देखी गई कि एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करनी होती है किसी भी मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कुछ जो है वो मटेरियल बाहर जो है वो सेल के बाहर बहुत कम मिकदार में है, अब उन्होंने अंदर जो है वो सेल के अंदर मूवमेंट करनी है और वो जाहिर है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट करनी, तो अब क्या होगा बेटा, अब जो होगा कि अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होगा क्योंकि बाहर से सेल के अंदर मूवमेंट होनी है और बाहर जो है वो कंसंट्रेशन लो थी लेकिन अंदर कंसंट्रेशन हाई थी। अब जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के थ्रू फिर मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन और उस ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन against concentration gradient from lower to higher concentration with expenditure of energy। और आपको पता है कि सबसे जो है वो पावर हाउस जो है वो एनर्जी का वो एटीपी है, तो एटीपी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड करती है इस प्रोसेस में और ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है और ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इट इज़ अपहिल मूवमेंट्स। अपहिल मूवमेंट का मतलब वही मैंने आपको बता दिया कि जी ये होती है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, इसकी मूवमेंट हो रही होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बेटा जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे हमने देखा था ना कि फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल ऑपोजिट थी, इसी तरह ये दोनों जो है वो रिलेटेबल है लेकिन ऑपोजिट है। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था जैसे उन्होंने कहा था अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। वो लोअर टू हायर मूवमेंट थी, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेडियंट मूव करेगी। ऊपर हमने कहा था बेटा कि एनर्जी एक्सपेंडिचर लगेगा लेकिन यहाँ विदाउट यूजिंग या यूटिलाइजिंग ऑफ एनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और उस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम मूव कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनी एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। वो बेटा अपहिल मूवमेंट थी, ये डाउन हिल मूवमेंट है। ठीक है, हायर टू लोअर, अब जो आप आसान हिल आप समझ सकते हैं ना, बाहर है तो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है लोअर टू हायर उसको हमने कह दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब डाउन हिल मूवमेंट का मतलब आपको पता है कि जो है वो हायर कंसंट्रेशन से जब आप डाउनवर्ड हिल पे आते हो तो जो है आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हो। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो डाउन हिल मूवमेंट होती है।
क्लियर हो गया? आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आप देखेंगे कि मैं डायग्रामेटिकली सारी की सारी चीज़ें आपके साथ दोबारा रिवाइज करूंगी, सो दैट कि आपको मजीद जो है वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और पिक्चर इसलिए शेयर की ताकि आपके माइंड में इसका मैप जो है वो ड्रॉ हो जाए और आप कभी भी जो है वो कंफ्यूज ना हो कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। बेटा मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने आपको बताया था कि यूजिंग एनर्जी, और वो एनर्जी एटीपी की जो है वो आप देख सकते हैं कि एटीपी जो है वो एनर्जी जो है वो मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। ये मॉलिक्यूल्स है। अब आप देख सकते हैं ऊपर था कि लोअर टू हायर मूवमेंट थी। अब देख सकते हैं बाहर आप उधर सेल के बाहर 3 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो जाहिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में था कि मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब देखें बाहर लोअर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स के अंदर, सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, और जाहिर है फिर एक्सपेंडिचर लग रही है एटीपी की, और वो उसके थ्रू जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो मॉलिक्यूल जो है वो अंदर पास हो गए। उसके बाद हमने देखना है कि जी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा हमने 2 किस्म की जो है वो ट्रांसपोर्ट पढ़ी, सिंपल डिफ्यूजन और फिर फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि जी सिंपल, या आप देख सकते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल, आप यहाँ माइंड में एग्जांपल रखें बेटा, फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस के, ये फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, ये लिपिड बाइलेयर, वो आराम से जो है वो वहाँ से डिफ्यूज इन हो गए या डिफ्यूज आउट हो गए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल डिफ्यूजिंग जो है वो पार्टिकल्स थे और ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमने फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की जब मैंने बात की तो मैंने आपको कहा था कि अब लॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी एनर्जी, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन किसी की ज़रूरत महसूस हुई, और वो मैंने आपको कहा था कि ये जो जितनी भी चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है वो जो है वो हेल्प आउट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं मॉलिक्यूल्स की अंदर या बाहर एक मूवमेंट होने में, जिसकी वजह से हमने इनको फैसिलिटेटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट कहा। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो जो है वो प्रोटीन कश्ती के तौर पर हेल्प उसको ऐसे अंदर अपने अंदर लेती है और उनको अंदर मूवमेंट करवाने में हेल्प आउट कर रही हैं। क्लियर हो गया आपको? मजीद स्ट्रक्चर वाइज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। चले मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमने कुछ जो है वो टर्म्स फेमिलियर होना। आपने ऑलरेडी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को बेटा पढ़ा होगा डिटेल से। एंडोसाइटोसिस कहते हैं इनवर्ड मूवमेंट मटेरियल की, और वो इनवर्ड मूवमेंट सेल के अंदर मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल जब बाहर से सेल के अंदर मूव होगा उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। बेटा समझ जाए, आप लफ्ज़ को समझे, एंडो मीन अंदर, एंडो मीन अंदर और साइटोसिस मीन सेल के अंदर। तो ऐसी मूवमेंट, किसी भी मटेरियल की मूवमेंट जो बाहर से सेल के अंदर मूवमेंट हो रही होती है उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब वो मूवमेंट कैसे होती है, या फिर हम देखेंगे इसकी 2 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स की जब अंदर मूवमेंट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब लिक्विड मटेरियल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं। ये सारी की सारी स्लाइड जो है वो एंडोसाइटोसिस के अकॉर्डिंग हम रीड आउट करते हैं। कहते हैं कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटीरियल, मैंने आपको बता दी कि अंदर की तरफ की जो मूवमेंट, सेल के बाहर से सेल के अंदर जब कोई मूवमेंट हो रही होती है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब होती कैसे बेटा, बाय इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हो जाती है, अंदर की तरफ जो है वो झुक जाती है, आप कह सकते हैं कि धस जाती है। जब वो धसती है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की शक्ल में या वेसिकल की शक्ल में वो अंदर चले जाती है, और जब वो अंदर धसती है तो वो बाहर का मटेरियल जो है वो अपने साथ लेके सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट आसानी से वो मटेरियल हो जाता है, और ये प्रोसेस जो है वो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर है बेटा? बेटा एंडोसाइटोसिस की 2 डिफरेंट टाइप्स है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो कुछ जो है वो अंदर मूव करेंगे, और अगर हम देखेंगे कि लिक्विड पार्टिकल मूव करेंगे तब कौन सा प्रोसेस होगा। अब बेटा एंडोसाइटोसिस को हमने टाइप्स बना 2 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन कि सॉलिड मटेरियल्स की इनटेक सेल के अंदर। क्लियर हो गया? आप कह सकते हैं कि इफ द सॉलिड पार्टिकल्स आर टेकन इन द सेल सच प्रोसेस और मूवमेंट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में तो बेटा हमने कहा था कि सिंपल मूवमेंट होना कि जी सेल के बाहर से सेल के अंदर मूवमेंट होना है मटेरियल्स की, लेकिन हमने इनमें स्पेसिफिकली फिर हमने इसको टाइप्स बना के बताया कि जी जब सॉलिड मटेरियल अंदर आएगा तब उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन इफ द लिक्विड मटेरियल इज इंजेस्टेड इन द सेल देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पाइनोसाइटोसिस। कि अगर लिक्विड मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जाएगा या ट्रांसपोर्ट होगा, उस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम, या उस लिक्विड मटेरियल के अंदर मूवमेंट को हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम अपनी स्लाइड पे डिस्कस करेंगे एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। बेटा ये हमारे लेक्चर वीडियो की सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसमें हमने डिस्कस करना है कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। बेटा जब आपने एंडोसाइटोसिस पढ़ लिया होगा तो बेटा एक्सोसाइटोसिस बहुत ही आसान है। अब मैंने जब आपको पीछे फंक्शन बनाया तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेबल थे। जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो फिर मैंने आपको कहा कि फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, मिलते जुलते थे, कुछ जो है वो टर्म्स ऑपोजिट थी, बाकी मिलते जुलते थे। इसी तरह जब आप एंडोसाइटोसिस समझ जाओगे तो एक्सोसाइटोसिस समझना बहुत ही आसान है। आपको पता है एंडोसाइटोसिस मीन सेल के अंदर मूवमेंट होना किसी भी मटीरियल की, और अब बेटा उससे बिल्कुल जाहिर ऑपोजिट होगा कि जी एक्सो मीन बाहर, एंडो मीन अंदर
अंदर और एक्सो मीन बाहर, साइटोसिस मीन सेल से मूवमेंट। क्लियर है? तो मैंने आपको वर्ड भी समझा दिया। तो एक्सोसाइटोसिस मीन कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम, कह सकते हैं आप, फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। क्लियर है? सो हम रीड आउट कहते हैं कि द आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, देन सच प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। एग्जांपल के तौर पे वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल और सिक्रीशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब बेटा यहाँ से आप इसकी जो है वो मजीद आपको मैं पिछला टर्म भी जो है वो इसी डायग्राम से मैं आपको एंडोसाइटोसिस का भी क्लियरली बता दूंगी। और बेटा अब आपको पता है, जब मैंने ऊपर कहा कि पिंच होती है सेल मेम्ब्रेन और वेजिकल बनती है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये येलो जो आप नजर आ रहे हैं, ये आपको सेल मेम्ब्रेन है। और ये देखिए सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हुई है, ये वेजिकल बनी और जो है वो ट्रांसपोर्ट अंदर हो गई मटेरियल की। यहाँ तक का जो प्रोसेस है बेटा वो एंडोसाइटोसिस है। लेकिन हमने फिर पढ़ना है एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं कि बाहर की तरफ मूवमेंट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ अंदर वाले जो है वो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर की तरफ मूव आउट हो गया फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को हमने एक्सोसाइटोसिस कहा, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से डिफरेंट जो है वो वेस्ट मटेरियल, आपको पता है जैसे आपको पता है स्वेटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें जो है वो इंटरनल सेल से जो है वो सॉल्ट्स वगैरह जो है वो हमारी बॉडी के आउटवर्ड जो है वो मूवमेंट देखी जाती है। सो दिस इज जो ऑल अबाउट आवर टॉपिक दैट इज एक्सोसाइटोसिस के एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। नेक्स्ट बेटा साइड ब्लॉक मैंने मेंशन किया है वो है कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली। मैंने आपको पीछे भी मेंशन कर दिया, क्यों? क्योंकि लिपिड बायलेयर जो है वो इसको इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जैसे फैटी एसिड हो गया, हमने ऑयल ड्रॉपलेट पढ़ा था। फिर उसके बाद बेटा कहते हैं कि न्यूट्रल पार्टिकल्स क्रॉस इजीली, अब जो जितने भी न्यूट्रल पार्टिकल है वो तो इजीली क्रॉस है जिनमें चार्ज नहीं होते। लेकिन वो कहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना उनको फिर मुश्किल हो रही होती है अंदर मूवमेंट के लिए, और फिर वो जो है वो डिफिकल्टी फील करते हैं सेल को क्रॉस करने के लिए। और फिर जो है वो हमने देखा कि कैसे वो प्रोटीन जो है वो कैरियर प्रोटीन, या फिर हमने देखा था कि कैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो फिर हेल्प आउट कर रही थी उनको अंदर मूवमेंट में। सो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हम अपनी आज के लेक्चर वीडियो की लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें बेटा हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है फंक्शन में। हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि वो ये नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन भी करवाता है। अब आपको पता है, फॉर एन एग्जांपल आपको पता है कि आपका हाथ जब किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे लगता है तो आपको पता है वहां से फिर क्या हो रहा होता है, नर्व जो है वो जनरेट हो रही होती है, और नर्व्स की जो है वो नर्व इंपल्स जनरेट होकर हमारे जो है वो माइंड तक सिग्नल जाते हैं। तो आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन ही तो पहले वो डिटेक्ट करती है। तो हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ये भी फंक्शन है कि नर्व इंपल्स की जो है वो ट्रांसमिशन करवा रही होती है। हम रीड आउट करते हैं, कहते हैं कि नर्व सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाथ जो है, हाथ ने डिटेक्ट किया नर्व इंपल्स को, और फिर वहां से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये बॉडी टू बॉडी मूव करवाते हैं। कैसे? वो हाथ से जो है वो मूवमेंट करवाएगी दिमाग तक, जब वो सिग्नल लेके जाएंगी नर्व इंपल्सिस को। तो ये वहाँ एज ए कोऑर्डिनेशन के तौर पे भी ये जो है वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट नर्व इंपल्स की करवा रही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा होता है वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। और इसका हमने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ लिया कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन भी करवा रहा होता है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। मैंने आप लोगों के लेवल तक आके बहुत आसानी से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इनके डिफरेंट अकरेंस, और फिर हमने जो है इसका डिटेल से फंक्शन डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ एनी वन हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।